हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.47 जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करने होंगे। व्हाट इज़ नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है बाइनरी नोड, जिसे हमने कंसिडर नहीं करना होता। उसके बाद होता है हायर नोड जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है, और फिर सरफेस नोड जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो हम हायर और सरफेस नोड को कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बाइनरी नोड हमारे क्वेश्चन को लंबा करता है, डेट्स वाई उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये एक पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, दो रेजिस्टर्स की और एक इस वोल्टेज सोर्स की। तो ये मेरा फर्स्ट नोड होगा, यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो, ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो रेजिस्टर्स और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है, तो ये मेरे पास दूसरा नोड होगा, यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टर की वायर अटैच है, तो यहाँ पे मैं V3 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये नीचे एक नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, एक रेजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। इसको हमें करना पड़ेगा ग्राउंड, बिकॉज जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होगा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। और ये इस चीज़ का रूल होता है नोडल एनालिसिस टेक्निक का कि एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। अब देखें, कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, अगर उसमें डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, अब ये देखें जो डायमंड शेप में होता है ना वो डिपेंडेंट सोर्स होता है। ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। देखें 4 टाइम्स ऑफ Vx, ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें पहले Vx की कोई एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखें ये Vx वोल्टेज लगे हुए हैं इसके क्रॉस, इस रेजिस्टर के क्रॉस, और ये जो रेजिस्टर है ये सिर्फ दो नोड्स के दरमियान में सिर्फ एक रेजिस्टर है, तो लिहाजा हम Vx की इक्वेशन वोल्टेजेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखें, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। तो लिहाजा ये आपके पास Vx आ गया V2 के बराबर, ये आपने लिख ली डिपेंडेंट सोर्स के लिए इक्वेशन। ठीक है जी। उसके बाद जो कंडीशन आती है वो ये है कि जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसकी क्या इक्वेशन बनती है। हमने मालूम करना है आई नॉट को, तो आई नॉट की क्या इक्वेशन बन रही है? देखें, आई नॉट जो यहाँ पे करंट हमें दिखाई दे रही है वो V1 में से लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो ये इसमें से लीव कर रही थी, डेट्स वाई ये लिख दिया मैंने। आगे जाके ये V2 में एंटर करती है तो आगे आ जाएगा V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि है 1 के। तो ये आपके पास आई नॉट का फार्मूला आ गया, जो कि साफ साफ कह रहा है कि मुझे V1 और V2 की वैल्यू दो, तब जाके मैं सॉल्व होऊंगा। ठीक है जी। तो अब मैं नेक्स्ट थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चों V1 और ग्राउंड नोड के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। जब दो नोड्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स होता है तो ज़्यादातर वहाँ पे सुपर नोड लगने की कंडीशन होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो कि उन दोनों नोड्स में से किसी एक नोड की अगर वैल्यू आपको पता हो नोड के वोल्टेज की, तो आपके पास सुपर नोड की बजाय वहाँ पे डायरेक्ट आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू मिलने वाली होती है। अब यहाँ पे हमें 0 वोल्ट यानी एक नोड के वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो लिहाजा हमें V1 की वैल्यू पता चल जाएगी। देखें, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, और इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास V1 की वैल्यू आ गई कितनी? 6 वोल्ट। अब ये साफ कह रहा है कि मुझे बस V2 की वैल्यू दे दो तो मैं आई नॉट फाइंड आउट कर लूँगा। अब यहाँ पे देखें, दो नोड्स हैं जिनके सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स वाली वायर है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, ये इट डज नॉट मैटर। ठीक है जी। तो डेट्स वाई यहाँ पे बच्चों आपके पास सुपर नोड की इक्वेशन का कंसेप्ट लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों अननोन है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता ये बगैर सुपर नोड का कंसेप्ट लगाए। तो यहाँ पे हमने इसकी बाउंड्री ड्रा कर दिया है। जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल वो वाले वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल वो वाले वोल्टेज प्लस में, और इज इक्वल टू में इसका अपना वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले तो हम इनकी तरतीब ठीक करेंगे। V2 पहले रखेंगे, फिर V3 रखेंगे, और इज इक्वल टू में आपको पता 4 Vx किसके बराबर थे? V2 के। तो ये मैंने इसकी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है जी। तो देखें फिर क्या हो जाएगा, 4V2 जब इस तरफ आएगा -4V2 हो जाएगा, या इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं। चलें इन दोनों को उठा के उधर ले चलते हैं। देखें V2 उधर जाके हो गया -V2, तो 4V2 में से एक V2 माइनस किया तो पीछे रह गया 3V2। ठीक है जी। और ये V3 उधर जाके हो गया +V3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक हो गया जी, जो आपने सुपर नोड की इस बाउंड्री से हासिल किया है एक वायर का निचोड़ निकाल के। अब आपने क्या करना है, सुपर नोड के ऊपर KCL अप्लाई करना है। सुपर नोड के ऊपर KCL अप्लाई करने का मतलब ये है कि जो वायर्स रह गई हैं इस वायर के यानी कि इस वायर के अलावा जो वायर्स रह गई हैं उनके ऊपर KCL अप्लाई करना होगा। एक ये है, एक ये और एक ये और एक ये।
इनके ऊपर KCL लगाना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो ज़रा देख लीजिएगा, पहले नंबर पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस साइड से। तो देखें बच्चों, KCL होता क्या, पहले ये मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए। KCL बच्चों कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो हमने इज इक्वल टू की एक साइड पे हमने लिविंग करंट्स लिखना होता है, एक साइड पे एंटरिंग करंट्स। मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। और जिस वायर की करंट का हमें पता ना हो, अननोन करंट हो, वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला लगाते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं इस साइड से स्टार्ट करने लगा हूँ, पहले नंबर पे ये वाली वायर। तो देखो ये एक एंटरिंग करंट है, इस नोड के अंदर एंटर कर रही है, तो लिहाजा उसको हम लिखेंगे इस साइड पे 2 मिली। उसके बाद बारी आती है ये ऊपर वाली वायर की, जिसकी हमें करंट का पता ही नहीं है, तो लिहाजा ये एक अननोन करंट है, तो मैं लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा हूँ। तो लिविंग करंट फार्मूला कैसे लगाते हैं एक दफ़ा देख लीजिएगा, बाद में बार बार उस तरीके से नहीं बता पाऊंगा जिस तरह पहली मरतबा बताता हूँ मैं। तो लिविंग करंट फार्मूला बच्चों ऐसे लगेगा, हम इस नोड में से करंट को लीव करवा देंगे, तो जिस नोड में से करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके V1 में एंटर कर गई, तो ये आ गया V3 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है इस साइड की। अब देखो इस साइड के घेरे में दो ही वायर्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों अननोन करंट्स हैं, यानी कि दोनों की हमें करंट का पता ही नहीं है। तो लिविंग करंट फार्मूला ही, तो नीचे पहले मैं लगाता हूँ, देखो मैंने करंट को लीव करवाया, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती जाके 0 में एंटर करके V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। ठीक है जी। उसके बाद ऊपर वाली वायर, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, यानी करंट लीव करवाओ, उस नोड के वोल्टेज लिखो जहाँ से लीव करवाई है, आगे माइनस लिखो, और जहाँ पे एंटर करती है आगे उसके वोल्टेज लिख के जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आती है वो बटे में लिख दो, बस इतना काम होता है। अब इसका देखो बच्चों, LCM जो आ रहा है वो है 1K, तो 1K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दूँ तो बटे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखो, पहले मैं V1 की वैल्यू हमें पता है ना, तो V1 को हम इकट्ठा करेंगे बाद में, पहले इनके बटे कैंसिल आउट करवाते हैं। इसका देखो, इसके साथ जब 1 के ज़रब होगा किलो और मिली कैंसिल और सिंपल 2 रह जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहले V2 इकट्ठे कर लें, 2V2, फिर V3, एक ही V3 है इसमें, और ये देखो माइनस V1 माइनस V1, माइनस 2V1 हो गया, माइनस 2V1 दूसरी जानिब जाके प्लस 2V1 हो गया। तो 2 इंटू V1 की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ कितनी है 6, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे था माइनस 2V1, उधर जाके प्लस 2V1 हुआ, और मैंने वैल्यू पुट कर दी V1 की। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, 2V2 प्लस V3 इज इक्वल टू, ये देखें 2 जमा 12 14। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो इनके पहले कांस्टेंट्स लिखेंगे जो इनके साथ लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स के 3 दोनों इक्वेशन में। ठीक है जी। 1 यहाँ पे 2 1, फिर इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज V2 V3, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स 0 है फर्स्ट में, दूसरी में 14 है, और इनको अब कैलकुलेटर पे मैं सॉल्व करके आपको V2 और V3 की वैल्यू बताऊंगा। और जिन बच्चों को नहीं पता कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं, वो जाके हमारी एग्जाम्पल 3.1 की वीडियो देख लें, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करते हैं इनको। तो ये देखें, कैलकुलेटर आपको इस तरह से वैल्यूज़ दे देगा। ये V1 की वैल्यू है V2 की -14, और दूसरी V3 की 42, -14 और इसकी है जी 42 वोल्ट। हमें क्या चाहिए था, हमें V1 का ये यहाँ पे V2 का वैल्यू चाहिए था I0 को मालूम करने के लिए, वो I0 का फार्मूला है। तो ये यहाँ पे अब मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ I0 के फार्मूले में। देखो I0 का फार्मूला है V1 माइनस V2, V1 की वैल्यू है 6, तो 6 माइनस इंटू V2 की वैल्यू जो कि है -14, तो ये पुट हो गई, और बटे में है उसके 1K। तो ये देखें, माइनस माइनस प्लस, 14 जमा 6 16, 14 जमा 6 20, 20 को जब हम 1K से डिवाइड करेंगे तो किलो ऊपर आके मिली बन जाएगा, तो सिंपल इसकी वैल्यू आ रही है 20 मिली एम्पेयर। तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।